नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज सोचा तो ये था कि सूर्य और चंद्रमा की सीरीज समाप्त हो जाने के बाद मंगल की सीरीज शुरू कर दूंगा, लेकिन फिर विचार बदल गया। मेरे ज्योतिष परिवार के एक सज्जन ने मुझसे एक प्रश्न पूछा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसी पर एक वीडियो प्रेषित कर दिया जाए। मित्रों, कुंडली का कोई भी ग्रह किसी न किसी राशि में स्थित होता है। ग्रह उस राशि के अनुसार अपना फल भी करता है। इन दिनों मैं सभी ग्रहों के राशिगत फल बता ही रहा हूँ, और जैसा मैंने बताया कि सूर्य और चंद्रमा की सीरीज समाप्त हो गई है सभी राशियों के ऊपर। लेकिन हमारे ज्योतिष परिवार के एक सज्जन ने मुझसे आज एक प्रश्न पूछा कि गुरुजी, ये नीच ग्रह क्या होता है, नीच ग्रह होने का क्या मतलब है और इसका क्या प्रभाव होता है। तो फिर मैंने सोचा कि आज मंगल की सीरीज शुरू ना करके इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो मित्रों, आज इसी पर एक संक्षिप्त चर्चा करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि प्रत्येक ग्रह किसी न किसी राशि में स्थित होता है, और ऐसा हो सकता है कि वह जिस राशि में हो वह राशि उसकी नीच राशि हो। सभी ग्रहों के लिए एक राशि नीच की होती है, और उस नीच राशि से ठीक 7वीं राशि उच्च की राशि होती है। या यूं समझें कि जिस राशि में ग्रह उच्च का है उससे ठीक 7वीं राशि में नीच राशि का हो जाता है। प्रत्येक ग्रह के राहु केतु को छोड़कर उच्चतम और नीचतम अंश भी होते हैं। जैसे सूर्य मेष राशि के 10 डिग्री पर परम उच्च के होते हैं, और उससे ठीक 7वीं राशि तुला के 10 डिग्री पर नीच राशि में माने जाते हैं। परम नीच अवस्था में होते हैं 10 डिग्री पर। परम उच्च बिंदु और परम नीच बिंदु पर ठीक 180 डिग्री की दूरी होती है। स्पष्ट है कि अपनी उच्च राशि के परम उच्च बिंदु पर ग्रह बलवान होगा, यानी अनुकूल होगा, और नीच राशि में उसी डिग्री पर सर्वाधिक कमजोर या प्रतिकूल हो जाएगा। लेकिन मित्रों, ये जो ज्योतिष का सिद्धांत है ये थोड़ा स्थूल है। ग्रह बलवान है, इसका निर्णय सिर्फ एक बात से नहीं हो सकता। पहले तो ग्रह की डिग्री ही देखें कि वह भले ही नीच राशि में हो तो कितने डिग्री पर है, उच्च राशि में हो तो कितने डिग्री पर है, तभी सही आकलन हो सकता है। जैसे सूर्य 0 से 10 डिग्री तक उच्च का होगा मेष राशि पर, अपने परम उच्च बिंदु पर 10 डिग्री पर होगा, और उसके बाद परमोच्च वाला प्रभाव नहीं रह जाएगा। इसी तरह तुला में समझें 10 डिग्री पर परम नीच अंश, और उसके बाद वह प्रभाव नहीं होगा। मोटे तौर पर तो कह सकते हैं कि नीच का ग्रह दुर्बल हो जाता है। लेकिन बिना डिग्री देखे और अन्य बातें देखे फल कह देना उचित नहीं होता। कई और भी बातें देखनी चाहिए, तभी पता चलता है कि ग्रह अगर दुर्बल है तो फिर कितना दुर्बल है। एक और बात कि किसी ग्रह को नीच कहना मैं उचित नहीं मानता। ये शब्दावली ग्रह के लिए अच्छी नहीं होती, उचित नहीं है। मान लीजिए कि ग्रह सूर्य तुला राशि में है और आपने कह दिया कि सूर्य नीच के हो गए, तो ये थोड़ा सा सुनने में अच्छा नहीं लगता। इसी तरह गुरु मकर राशि में हो और कहा जाए कि गुरु नीच के हो गए। अरे, सूर्य और गुरु जैसे प्रभावशाली ग्रह, एक राजा और दूसरे देव गुरु हैं, इनके लिए नीच कह देना क्या उचित है? ये कह देना तो फिर भी ठीक रहेगा कि तुला राशि सूर्य के लिए अशुभ स्थान है और मकर राशि गुरु के लिए अशुभ स्थान है।
हालांकि ये कहना भी बहुत उपयुक्त मैं नहीं समझता, लेकिन फिर भी कह सकते हैं, नीच कहने से तो कहीं बेहतर है। मित्रों, कुंडली में कोई ग्रह अशुभ स्थान में या राशि में चला भी गया हो तो घबराने की कोई बात नहीं। और भी बहुत से चांसेस हो सकते हैं कि उस ग्रह की अशुभता कम हो जाए या दूर हो जाए। इसीलिए कुंडली में किसी ग्रह का निरीक्षण बड़ी सावधानी से करना चाहिए। मैंने विद्वानों से सुना है कि कलयुग में नीच राशिगत ग्रह ही फलदायी होते हैं। हालांकि उनका ये कथन कुछ बातों में तो ठीक प्रतीत होता है। जैसे इस युग के प्रभाव में जो व्यक्ति सही राह पर चलते हैं वे प्रायः संघर्ष करते हैं, और जो गलत राह पकड़ लेते हैं वे जल्दी सफल हो जाते हैं। हालांकि मैं इसे उचित नहीं, अच्छा नहीं समझता। हर एक व्यक्ति की अपनी राय हो सकती है। तो नीच राशिगत ग्रह व्यक्ति को राइज तो खूब करवाता है। इस युग में भौतिक दृष्टिकोण से देखें तो व्यक्ति बहुत राइज करता है। कुंडली में 2 या 3 ग्रह नीच राशिगत हो जाएं तो फिर व्यक्ति राजनीति में खूब सफल होता है। तो मैं ये कह रहा था मित्रों कि इसकी चिंता बिल्कुल न करें कि ग्रह नीच राशिगत हो गया। और भी फैक्टर्स देखने जरूरी होते हैं। डिग्री देखें, भाव देखें ग्रह का, उस ग्रह का नक्षत्र लॉट देखें, उस ग्रह का राशि लॉट देखें, उस पर अन्य ग्रहों के प्रभाव व युति देखें। बहुत सारी बातें होती हैं। अन्य वर्गों में भी उस ग्रह की पोजीशन को जरूर देखें और तब जाकर ग्रह के कमजोर होने या बलवान होने के विषय में बात कहें। मैंने कई कुंडलियों में देखा है कि ग्रह उच्च का है लेकिन असर नहीं दे रहा है, और नीच ग्रह है लेकिन खूब फलदायी है। तो ये जानकर बिल्कुल ना घबराएं कि मेरा तो ग्रह नीच का हो गया, क्योंकि हो सकता है वह शुभ स्थान में बैठा हो, कारक ग्रह हो, उसका राशि पति यानी राशि का स्वामी शुभ भावों में हो, मजबूत हो, उसका नक्षत्रपति अच्छी जगह हो, या फिर उस ग्रह का नीच भंग हो रहा हो। ये बहुत अच्छी बड़ी कंडीशन होती है। जैसे अमिताभ बच्चन की कुंडली में जो कुंभ लग्न की है उसमें शुक्र भाग्येश है, किंतु नीच राशि कन्या में है, लेकिन उस शुक्र का नीच भंग हो रहा है। सभी जानते हैं कि अमिताभ ने सफलता के झंडे गाड़ दिए फिल्म इंडस्ट्री में। तो मित्रों, आज से ये धारणा न रखें, इससे मुक्त हो जाएं कि नीच राशिगत ग्रह हमेशा हमेशा अशुभ फल ही करेगा। कुंडली का गहराई से अध्ययन करके ही उसकी शुभता अशुभता जानी जा सकती है। और अगर नीच राशिगत है भी तो ये हो सकता है कि उस ग्रह को अपने फल देने में थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता है, ज्यादा मुश्किलों से वह अपना फल दे सकता है, बस इतना सा फर्क है। तो मित्रों, ये मेरा प्रयास था आपको नीच राशिगत ग्रह के विषय में बतलाने का। थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, लेकिन कोई बात नहीं। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में जरूर आई होंगी। यहीं विराम देता हूँ वाणी को। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय श्री राम, नमस्कार।